हेलो बच्चों। तो पिछले भागों में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका की खोज कैसे हुई, किन किन वैज्ञानिकों ने उसमें योगदान दिया, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, और हमने दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रिका और प्लास्टिड्स, इनके बारे में पढ़ा। आज हम बाकी बचे हुए कोशिकांग को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, कोशिकांग दो जगह पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं और आखिरी में बेटा ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जबकि केंद्रक द्रव्य में केंद्रिका, गुणसूत्र और तारककाय उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति। किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, लेकिन किसमें? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है, यह आपको याद रखना है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये पादप कोशिका का चित्र है जिसमें सबसे बाहरी जो परत है वो कोशिका भित्ति कहलाती है। उससे अगला भाग कोशिका झिल्ली है और उसके बाद कोशिका द्रव्य उपस्थित होता है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण, इसे कोशिका का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये वातावरण से, बाकी जीवों से कोशिका की रक्षा करती है। ठीक है, अब ये देखिए, अगर इसकी संरचना की हम बात करें तो ये जटिल होती है, जटिल संरचना है और जंतुओं में नहीं पाई जाती है। सबसे बाहरी झिल्ली जो सबसे पहले वातावरण के संपर्क में आती है। ठीक है, इसलिए यह सख्त होती है, मजबूत होती है और अजीवित, नॉन लिविंग संरचना है, अजीवित संरचना है। अब ये बनी किसकी होती है? कोशिका भित्ति बच्चों याद रखना आप, सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन ये सिर्फ पादप कोशिका की बात है। पादप कोशिका के अलावा यह फंजाई और बैक्टीरिया में भी पाई जाती है। तो तीनों में इसकी संरचना अलग अलग होती है। पादपों में यह सेलुलोज की बनी है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, लेकिन फंजाई में यह चिटिन या काइटिन नामक पदार्थ की बनी होती है, जिसे फंगल सेलुलोज भी कहा जाता है। और बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो संरचना की दृष्टि से भी तीनों में ये अलग अलग होती है बाहरी आवरण। कोशिकाएं मध्य भित्ति के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है, ये तीन परत में होती है, और एक दूसरे से संपर्क में, अगर उनको संपर्क बनाना है तो संपर्क के लिए इन दोनों के बीच में से, दो कोशिकाओं के बीच में से इस तरह से कनेक्शन होता है, जिसे प्लाज्मोडेस्माटा कहा जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा। तो कवकों में काइटिन की बनी है, बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है, लेकिन पादपों में ये सेलुलोज की बनी होती है। कार्य, सबसे पहला कार्य हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका को। इसके अलावा कोशिका को एक संरचना प्रदान करती है। तो सुरक्षा और संरचना, ये परमेएबल
होती है संरंध्र तो विभिन्न अणुओं को आर पार जाने देती है और इसमें पुनर्जनन करने की, मरम्मत करने की क्षमता होती है। तो डैमेज सेल को रिपेयर करेगी, उसकी मरम्मत करेगी और पुनर्जनन की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। तो सुरक्षा, संरचना, मरम्मत, पुनर्जनन और संरंध्र होने की वजह से विभिन्न अणुओं को आर पार जाने में भी मदद करती है। यह सबसे बाहरी कोशिका की बात होगी, सबसे बाहरी आवरण की बात होगी, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद अगला भाग आता है प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं में, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, सभी प्रकार की कोशिकाओं में यह पाई जाती है और इसे, इसके अलग अलग समय पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मॉडल्स दिए बेटा, अलग अलग ढंग से इसको एक्सप्लेन करने का, इसको समझाने का कार्य किया गया अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग समय पर। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है, इसकी संरचना में क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, इसमें दो लिपिड की लेयर्स होती हैं, दो लिपिड की लेयर होती हैं, दो स्तर हैं लिपिड के, और उनके बीच बीच में प्रोटीन उपस्थित है। तो जो अलग अलग मॉडल थे, मैं पहले उनका नाम सिर्फ आपको बता देता हूं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, लैमिलर मॉडल, और तीसरा जो सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है उसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहा जाता है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल बच्चों दिया था दो वैज्ञानिकों ने, सिंगर एंड निकलसन। सिंगर और निकलसन ने ये सिद्धांत या ये मॉडल सबसे पहले इसके बारे में बताया था। इस मॉडल के अनुसार जो कोशिका झिल्ली है, जो प्लाज्मा झिल्ली है, वो सैंडविच की तरह काम करती है। सैंडविच की तरह काम करने का मतलब क्या है, इस चित्र में आपको समझ में आएगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो लिपिड है उसके दो स्तर हैं, ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों तरफ लिपिड्स हैं और उनके बीच बीच में प्रोटीन्स उपस्थित हैं। ठीक है, सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल तरल मोजाइक प्रतिरूप है। ये प्रोटीन भी बच्चों दो प्रकार के होते हैं, परिधीय प्रोटीन जो ऊपर की तरफ या बाहर की तरफ पाए जाते हैं, और आंतरिक प्रोटीन जो एक सिरे से दूसरी तरफ सिरे तक पाए जाते हैं। इन्हें टनल प्रोटीन भी कहा जाता है, जो पदार्थों के आवागमन में सहायता करते हैं। अब जो फॉस्फोलिपिड है या लिपिड है, इसके दो हिस्से हैं। जो ये सिरा है ये हेड कहलाता है, सिर कहलाता है, और नीचे का जो हिस्सा है वो टेल या पूंछ कहलाता है। यहां पर भी आप देख पा रहे थे ध्रुवीय सिरा जिसको हेड पोर्शन कहा जाता है, और अध्रुवीय सिरा जिसको टेल कहते हैं। सो पोलर हेड ध्रुवीय सिरा और नॉन पोलर टेल अध्रुवीय पूंछ। तो इस तरह से दो लिपिड्स के बीच में प्रोटीन की संरचनाएं उपस्थित है, इसलिए इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। सिंगर एंड निकलसन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। अब इसका कार्य क्या है, जैसा कि
कोशिका भित्ति करती है, कोशिका झिल्ली का भी वही कार्य है, ये संरचना प्रदान करती है। पादपों में एक अतिरिक्त लेयर होती है, लेकिन बाकी जंतुओं में, प्राणियों में कोशिका भित्ति क्योंकि नहीं पाई जाती, तो ये उनको सुरक्षा प्रदान करती है। पदार्थों का आवागमन भी इसके माध्यम से ही संभव हो पाता है। तो ये कुछ कार्य हैं जो कोशिका झिल्ली परफॉर्म करती है, संपूर्ण करती है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल के स्ट्रक्चर की। तो इसकी संरचना में जो लिपिड का स्तर है, वहां पर आप देख रहे हो शर्करा की चेन है, परिधीय प्रोटीन के अलावा दूसरे टाइप के प्रोटीन है, और कोलेस्ट्रॉल भी उपस्थित होता है। ठीक है, ये सारी संरचनाएं यहां पर उपस्थित हैं। तो इन संरचनाओं का क्या कार्य है, किस प्रकार से मदद करती हैं? जो कोलेस्ट्रॉल है बच्चों, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल यहां पे जो उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो लिपिड की लेयर्स हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं उनका कार्य क्या होता है। फोस्फोलिपिड एक है, तो जल रागी और जल वैरागी, जो हेड पोर्शन है, शिरा है, वो जल रागी है, जल की तरफ आता है, और जो पूंछ है, जो निचला हिस्सा है, वो जल से दूर भागता है, जल वैरागी है। तो ये भी इसकी एक खास स्पेशलिटी होती है। हर जो लिपिड की परत है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। 75 एंगस्ट्रॉम मोटी परत है, जो लचीली है, तोड़ी जा सकती है, जोड़ी जा सकती है। ठीक है, और ये दो बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करती है, विसरण और परासरण। विसरण आप याद रखना हमेशा, ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव होता है। ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में विसरण संभव है, जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ होता है। और जब तक दोनों तरफ के पदार्थों की सांद्रता समान ना हो जाए, यह कार्य चलता रहता है। और सांद्रता के अंतर के आधार पर जो अणु है, जो विभिन्न पदार्थ हैं, वो अपनी गति करने में संभव होते हैं। तो देखिए, तीन चीजें मैंने मुख्यतः बताई, ठोस, द्रव, गैस तीनों में संभव है। दूसरा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ स्वतः गमन होता है। तीसरा, पदार्थों की सांद्रता को समान कर देता है, और उसी आधार पर, सांद्रता में अंतर के आधार पर विभिन्न पदार्थ गति करने के लिए स्वतंत्र है। जबकि परासरण वर्णात्मक झिल्ली द्वारा होता है, वर्णात्मक झिल्ली द्वारा। ठीक है, विलायक अणुओं का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। इसलिए यह सिर्फ द्रव्य विलायक में, द्रवों में संभव है। सिर्फ विलायक की गति होती है, सिर्फ विलायक की गति होती है, विलयन की गति नहीं होती। याद रहेगा आप सबको? तो ये मुख्य अंतर होता है कोशिका झिल्ली में, जो दो प्रक्रियाएं होती हैं, विसरण और परासरण। अब हम बात करते हैं जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका के अंदर जो पदार्थ है, जिसको क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ये कोशिका द्रव्य क्या कार्य करता है और किस तरह से कार्य होता है इसका? कोशिका द्रव्य वह पदार्थ, वह द्रव्य जिसमें सभी कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। यहां कोशिका अंगक पाए जाते हैं,
उपस्थित होते हैं। सबसे पहली बात, सारी जैविक और कैटाबोलिक प्रक्रियाएं यहाँ संपन्न होती हैं। जैविक क्रियाओं का स्थान कोशिका द्रव्य। इसको मुख्यतः दो भाग में विभाजित किया जाता है, सिस्टोल ये जलीय भाग होता है, जलीय द्रव होता है। सिस्टोल जलीय द्रव है, ठीक है, जिसमें 90% तो जल है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। 7% लगभग प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट भी यहां पर पाए जाते हैं। और दूसरा भाग जो इसका हो गया कोशिका अंगक, वो सारे सेल ऑर्गेनेलिज। अब ये कोशिका अंगक 3 प्रकार के हैं, एक प्लाज्मा झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले और बिना झिल्ली वाले। बिना झिल्ली वाले, तो दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाओं के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, प्लास्टिड्स आ जाते हैं और केंद्रक आ जाता है, न्यूक्लियस आ जाता है। जबकि बिना झिल्ली वाली संरचनाओं में मुख्यतः राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा गोल्गी बॉडी, अंतःद्रव्य जालिका, रिक्तिका, वैक्यूल जिसको कहते हैं, ये सब एकल झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं। तो दोहरी झिल्ली युक्त संरचनाओं के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हम एकल झिल्ली युक्त संरचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है अंतःद्रव्य जालिका, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ये नलिकाओं और शीट्स का परतों का एक जाल है, ठीक है। 3 साइंटिस्ट थे, पोर्टर, क्लाउड और फुलैम। सबसे पहले उन्होंने इसकी रचना के बारे में, संरचना के बारे में बताया। पोर्टर, क्लाउड एंड फुलैम, उन्होंने इसका अध्ययन किया। यह स्वतः जनन द्वारा या यह झिल्ली जीवात जनन द्वारा निर्मित होती है। इसके बनने की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के पास ये उपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती और स्तनधारी इरिथ्रोसाइट्स में नहीं पाई जाती। ह्यूमन आरबीसी और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती, उसके अलावा सभी में पाई जाती है। अंतःद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। जैसा कि आप यहां पर भी देख पा रहे हैं, खुरदरी और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका। खुरदरी जालिका में मुख्यतः सिस्टर्नी और नलिकाएं होती हैं, ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये वेसिकल जो हैं ये नहीं पाए जाते। सिस्टर्नी और नलिकाओं के बीच में के रूप में ये मुख्यतः उपस्थित होते हैं। और क्योंकि इनके बाहरी परत पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, तो जब इनको छूते हैं तो ये खुरदरे लगते हैं, इसलिए इन्हें खुरदरी अंतःद्रव्य जालिकाएं भी कहा जाता है। दूसरी तरफ ये सिर्फ झिल्ली और नलिकाओं के बने होते हैं और वसा और लिपिड को बनाने में सहायता करते हैं। वसा और लिपिड को बनाने में
सहायता करते हैं। स्मूथ यानी चिकनी अंतःद्रव्य जालिका वसा और प्रोटीन बनाती है, उनमें सहायता करती है। ठीक है, क्योंकि इस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। उसके अलावा कोशिका के, मान लो कोशिका है, ये एक कोशिका है, इसके विभिन्न भाग हैं। यहाँ पे गोल्गी बॉडी है, यहाँ अंतर्द्रव्य जालिका है, यहाँ पर केंद्रक उपस्थित है, यहाँ पे राइबोसोम्स हैं। ठीक है ना। तो इन विभिन्न भागों के बीच में प्रोटीन परिवहन, प्रोटीन का परिवहन करने के लिए एक नलिका का सिस्टम प्रदान करना। इसके अलावा जो यकृत है, जो लीवर है, उसकी कोशिकाओं में अगर कोई विषयुक्त पदार्थ आ गया तो उसका निराविषीकरण करना, डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं इसको, निराविषीकरण, कि विष का प्रभाव कम कर देना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो अंतःद्रव्य जालिका एकमात्र ऐसा अंगक है जो कोशिका के अंदर और केंद्रक के बीच पदार्थों के आदान प्रदान, परिवहन में मदद कर सकता है। ठीक है, यह अंगकों के बीच में बायोकेमिकल रिएक्शंस, जैव प्रक्रियाएं, बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाता है। इसके अलावा अभी मैंने बताया कि वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करता है, और चिकना अंतर्द्रव्य जालिका यकृत में कोशिकाओं में निराविषीकरण में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं। तो ये इनके मुख्य कार्य होते हैं। इसके अलावा अब हम आते हैं गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय, गोल्गी बॉडी भी जिसको कहा जाता है, गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण। ये भी पतली झिल्ली युक्त, आप देख पा रहे हो, पतली झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का समूह है जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर रूप से स्थित है। क्योंकि इसका आविष्कार सबसे पहले, इसकी खोज सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इनको गोल्जी काय कहा जाता है। तो पतली झिल्ली युक्त पट्टिकाएं हैं जो एक दूसरे के समानांतर उपस्थित है, एक दूसरे के समानांतर सजी रहती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, स्तनधारियों के लाल रक्त कणिकाओं में और सीव सेल्स में नहीं होती। कहां कहां नहीं होती? ये 3 जगह पर अनुपस्थित होती है, लाल रक्त कणिकाओं में, स्तनधारियों के प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और जो जाइलम है उसकी सीव सेल्स में, सॉरी फ्लोएम में, फ्लोएम की सीव सेल्स में ये नहीं पाई जाती। ये भी 3 भागों में 3 रूप में प्रेजेंट होती है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स के रूप में ये उपस्थित है। ये सिस्टर्ने है, ये ट्यूब्यूल्स हैं, सॉरी ये सिस्टर्ने हैं, ये वेसिकल्स हैं और ये ट्यूब्यूल्स हैं। 2 हिस्से होते हैं इनके, एक हिस्सा सिस फेज कहलाता है, दूसरा हिस्सा ट्रांस फेज कहलाता है। ये फॉर्मिंग फेज होता है जहां पे प्रक्रिया शुरू होती है, और ये मैच्योरेशन फेज कहलाता है जहां पर प्रक्रिया पूरी होती है। और मैच्योर या ट्रांस भाग से ही इसका एक हिस्सा अलग होकर लाइसोसोम
का निर्माण करता है। लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करते हैं। तो अगर इनके कार्यों की बात करें, गोल्जी काय के कार्य है तो लाइसोसोम बनाते हैं, सबसे पहला काम ये हो गया। लाइसोसोम का निर्माण इनसे होता है। वसा निर्माण में सहायता करते हैं, लिपिड बनाने में सहायता करना। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति है उसका जो मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला ऑफ व्हाट यू से सेल वॉल, उसको बनाने में मदद करते हैं। मेलानिन सिंथेसिस, मेलानिन संश्लेषण में सहायता करना। इसके अलावा जो अंतःद्रव्य जालिका में जो लिपिड बने उनका संग्रहण ये गोल्जी काय करता है। तो अंतःद्रव्य जालिका थी हमारे पास, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, ठीक है। वहां पे क्या बने, लिपिड्स बने। तो उन लिपिड का पहले तो स्टोरेज किया, संग्रहण किया और उसके बाद उसका परिवहन किया। तो लिपिड के संग्रहण में और परिवहन में भी ये सहायता करते हैं और उसके बाद उनको कोशिका के विभिन्न हिस्सों में भेजना, ये कार्य भी करते हैं, ठीक है। जो हमारा पुरुषों में स्पर्म होता है उसका जो हेड पोर्शन है एक्रोसोम, वो भी गोल्जी से बना होता है। तो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसके अलावा इसके बाद आता है लाइसोसोम, क्योंकि अभी हमने अभी हमने गोल्गी की बात करी, तो उसके बाद आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम जैसा कि अभी मैंने बताया, इसका निर्माण गोल्गी बॉडी से, गोल्जी काय से होता है। गोल्जी काय की कुछ पुट्टिकाओं में एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं और ये एकल झिल्ली युक्त पुट्टिका लाइसोसोम कहलाती है। तो इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, कोई निश्चित आकार नहीं है। सबसे पहली बात, ये मुख्यतः जंतु कोशिका में और कुछ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मुख्यतः जंतु कोशिका में, लेकिन कुछ पादप कोशिकाओं में भी मिलते हैं या पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, कोशिका को साफ रखना। ये देखिए फैगोसाइटोसिस, आपको वर्ड दिखाई दे रहा होगा कि जो मृत कोशिकाएं हैं, जब बाहर से जो कोशिकाएं कोई ऐसा पदार्थ आ जाए तो उनको खाने का कार्य करते हैं, उनको खत्म करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके निष्कासन में भी मदद करते हैं, अभी कार्य में देखेंगे। तो मुख्यतः इसका कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, पाचन में मदद करना। पाचन थैली इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसके द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में बहुत सारे पाचक एंजाइम होते हैं और जैसे ही भोज्य पदार्थ आता है ये उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और जो रिक्तिका थी अब वो किस में चेंज हो गई, खाद्य रिक्तिका में चेंज हो गई। उसका फैगोसाइटोसिस शुरू कर दिया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद कोशिका में उसका अवशोषण हो जाएगा और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस रूप में ये पाचक
थैली का कार्य करता है, लेकिन कई बार ये आत्मघाती थैली, जिसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं, ये क्यों हो जाता है? उपापचयी क्रियाएं जब शरीर में होती है, कोशिकाओं में होती हैं, तो उस क्रियाओं के दौरान कई बार कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब उस क्षतिग्रस्त कोशिका में से लाइसोसोम की पुट्टिकाएं भी फट जाएंगी, लाइसोसोम पुट्टिकाएं फट जाती हैं, और जब वो फट जाएंगी तो जो उसमें उपस्थित एंजाइम थे वो वहां से निकल जाते हैं, एंजाइम वहां से स्रावित हो जाते हैं और अपनी ही कोशिका को पाचन करना शुरू कर देते हैं, अपनी ही कोशिका का पाचन शुरू। देखिए ये लाइसोसोम है, यहां पर बहुत सारे पाचक एंजाइम उपस्थित हैं। अब ये लाइसोसोम की पुट्टिका किसी कारण से फट गई और ये कहां पे है? सब पूरा एक कोशिका में है। अब ये जीव द्रव्य में आ गई है एंजाइम। अब ये दूसरे कोशिकाओं को, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो गोल्गी बॉडी है, चाहे वो राइबोसोम्स है, उन्हीं का पाचन करना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है रिक्तिका या रसधानी। रिक्तिका या रसधानी मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा निश्चित थैली के आकार की संरचना रिक्तिका या रसधानी कहलाती है। जंतु कोशिका में बहुत छोटी होती है, लेकिन पादप कोशिकाओं में इनका आकार बहुत बड़ा होता है। पादप कोशिका में जो जीव द्रव्य है उसका 70 से 90% स्थान रिक्तिकाएं ले सकती है। और इसकी जो बाह्य झिल्ली है इसे टोनोप्लास्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में एनटीएससी में भी पूछा जाता है। तो पादप कोशिका में बहुत मजबूत, जंतु कोशिका में बहुत छोटी या कई बार अनुपस्थित भी होती है। रिक्तिका क्या कार्य करती है? ये कोशिका के अंदर जो परासरण दाब है उसको नियंत्रित करती है। कोशिका के परासरण दाब का नियंत्रण। ठीक है। उसके अलावा कोशिका में जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं, कोशिका में जैव उपापचयी क्रियाएं हुई, उनके दौरान अपशिष्ट जो बाहर निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ को एक स्थान पर इकट्ठा करने का काम भी करती है। ठीक। अब इसके अलावा कोशिकांग में मुख्यतः बचता है राइबोसोम, जिसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन के निर्माण में अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, सो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम्स को कहते हैं। ये बिना झिल्ली युक्त संरचनाएं हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग प्रकार के राइबोसोम, यहां पर 70 एस टाइप के और यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। यहां पर एस का मतलब है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है। तो देखिए, दो भाग से मिलकर बना होता है, बड़ी इकाई लार्जर सब यूनिट और छोटी इकाई एंड स्मॉलर सब यूनिट। इनके बीच में एमआरएनए की चेन आपको दिखाई दे रही है। एक एक करके हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की, जिसमें 70S प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। एक और बात यहाँ पे याद रखने की है, जो कोशिकांग होंगे, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिकांग अगर हैं तो उनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स भी मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में भी मैंने बताया था, वहां पे माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम्स होते हैं, तो वहां पे भी 70S टाइप के होंगे। अब इसकी दो सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। लार्जर सब यूनिट यहाँ पर 50S टाइप होती है, और जो छोटी इकाई है वो 30S टाइप। बड़ी इकाई 50S और छोटी इकाई 30S की है। और इन दोनों के बीच में अभी हमने देखा था mRNA की चेन होती है। हमेशा याद रखिएगा, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट सिर्फ mRNA की उपस्थिति में ही जुड़ती है, अदरवाइज वो अलग अलग होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट है वो 60S होती है, और छोटी वाली इकाई है वो 40S होती है, और दोनों के बीच में वही mRNA की चेन पाई जाएगी। जब बहुत सारे राइबोसोम्स mRNA पर एक चेन के रूप में उपस्थित हों तो ये पोलीसोम्स कहलाते हैं। देन दे आर नोन एज पोलीसोम्स। कार्य की बात करें तो एक ही कार्य मुख्यतः ये करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता प्रदान करना। राइबोसोम्स को इसीलिए प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या करते हैं। तो ये हमारे कोशिका के विभिन्न कोशिकांगक थे। कोशिका की खोज, उसका सिद्धांत, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चैप्टर कोशिका संरचनात्मक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे।